हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर हुमा हसन। सो आप सारे लोग जानते ही हैं कि यूपीएससी का 2026 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। बच्चों के मिक्स्ड रिस्पांस हैं। कुछ क्वेश्चंस हम जरूर आज डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहले भी अपने एस्पिरेंट्स को बताया था कि यूपीएससी अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में सोशियोलॉजी, एथिकल कंसर्न जरूर रखेगी और इसी पेज पे यू कैन सी दैट दे हैव डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन एथिकल कंसर्न्स। तो ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें दे आर आस्किंग व्हाट शुड बी व्हाट वन शुड डू इन दिस सिचुएशन। ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। सो यू कैन सी हियर, इस सारे क्वेश्चंस को ना काफी आराम से रीड करने का जरूरत है। ओके, सो व्हेन यू विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस, अब जब आप देखोगे तो इसमें क्या है, टाइम टेकिंग मेथड आपका रहेगा। आंसर तो इसमें इजी है। ओके, सारे तीनों क्वेश्चंस में आपको इमीडिएटली आंसर्स मिल जाएंगे अगर आपने ठीक ठाक अपनी प्रिपरेशन करी है। बट यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला। इसीलिए जब आप लोग अपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज जर्नी की प्रिपरेशन करते हो, so please do consider a fact that UPSC is a think tank of our country. So अगर उनको प्रीलिम्स में भी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है क्वेश्चन पेपर को, तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, राइट? इस बारी का जो पेपर है वो काफी फैक्चुअल है। अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो अगर किसी ने भी काफी मेमोराइजेशन पे, रिटेंशन पे काम किया होगा, तो आई थिंक वो इस बारी का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर जरूर निकाल लेंगे। तो ये जो है, ये जो 3 क्वेश्चन एथिक्स के ऊपर पूछे गए हैं, ये बिल्कुल पैटर्न चेंज किया है प्रीलिम्स में। तो यहाँ पे रीडिंग स्किल्स, जो रीडिंग स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे क्विक स्कैनिंग करनी चाहिए। आपने यहाँ पे स्कैनिंग कर लिया, आपने कुछ टर्म्स देख लिया, फिर आपने ऑप्शन समझ लिया, फिर आप इसका आंसर समझ सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है। ओके, पहले तो आई वुड से कि ऐसे जब भी कोई केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, सो विच फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे आप पहले ये वाला क्वेश्चन पहले ही पढ़ लो। Which one among the following principles of public administration was most strongly demonstrated by Mr. X actions? So यहाँ पे principles of public administration strongly demonstrated, फिर यहाँ पे आपने ऑप्शंस देख लिया। ओके, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन, एस्पिरेटिव कॉर्प्स, ये सब देख लिया। अब उसके बाद आप ये टर्म पढ़ें, ठीक है? ये पैराग्राफ आप पढ़ लें। ओके, ये क्विक आपको मैंने ट्रिक सजेस्ट करा है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए, जो कि आप देखोगे कि आपके सीसैट पेपर 2 में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, राइट? जहाँ पे कुछ अनसीन पैसेजेस है, फिर उसके बाद आपको उसको आंसर देना है। हालांकि दिस इज अ एथिकल केस स्टडी क्वेश्चन, राइट? बट बहुत सारे ट्रिक्स ओवरलैपिंग है। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। Mr. X, a senior officer, was overseeing a critical vaccination program during a pandemic. He found that a private service provider responsible for vaccine distribution was compromising on quality to make profits. Despite immense pressure to manage the issue due to vested interest, he raised his voice based on the principle of public administration. Okay, which he learned during various training programs. Okay, attended across his career. वो क्या हो सकता है? He reported the issue to the appropriate vigilance authority and halted the contract to ensure citizen welfare. Equity, aspirity corps, accountability, delegation. ठीक है? So let's understand this. तो इसका करेक्ट आंसर है डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी। तो हम लोग जानते होंगे, राइट? यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मींस दैट पब्लिक ऑफिशियल्स आर आंसरेबल फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शंस टू द पब्लिक, टू ओवरसाइट बॉडीज। मिस्टर X demonstrated this by reporting the misconduct to the appropriate vigilance authority despite pressure, halting the contract to protect public interest over institutional convenience, taking personal responsibility for ensuring the integrity of public health program. Okay, so this is what you will see. Esprit de corps refers to team spirit and solidarity, not relevant here since X acted against institutional pressures.
Equity refers to fair and just treatment. While present, it is not the primary principle demonstrated. Delegation refers to transfer of authority, not applicable here. Mr. X action exemplify accountability. So the cornerstone of ethical public service, where personal courage to answer to citizen override pressure from vested interest. Okay, so iska correct answer hai C. Now let's read question here, number 77. Okay, so here you will see again. I would say कि पहले हम ये पढ़ लेते हैं. Which of the statements given above would contribute to the resolution process? मतलब ये यहाँ पे हमारा जो key term है वो resolution है. Okay, so in a multi-ethnic district where both economic competition and historical grievances frequently led to community tensions, a flashpoint has arisen with a government decision to allocate land for a waste management facility near a tribal hamlet. So consider the following statements. Okay. So pehla statement, a successful conflict resolution process must begin with acknowledging the cultural concerns of the protesting tribal community before discussing technical alternatives. Okay. The government should move ahead with project without delay to address urban health concern, which overweigh the sentiments of a small group. Okay. Creating a multi-stakeholder dialogue platform, including tribal leaders, environmental experts, and municipal representatives to build mutual understanding and help de-escalate tensions. Okay. Conducting an independent environmental and social impact assessment and sharing findings transparently with both sides to facilitate evidence-based decision making. Okay, so this we have to see here. So correct answer is 1, 3 and 4 only. So you will see correct, acknowledging cultural concerns first build trust and legitimacy in the resolution process. So tribal communities have constitutional protections. Fifth schedule, PESA Act, Forest Rights Act, and dismissing their concern upfront would rail in negotiations. Statement 2, incorrect. Proceeding without dialogue is not a resolution strategy. तो यहाँ पे आपका ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया. Overriding the rights of a minority community without due process violates constitutional protection and principles of natural justice. So this statement reflects administrative high-handedness, not conflict resolution. Now you will see this option. A multi-stakeholder dialogue platform is a standard-based practice in conflict resolutions. It ensures all voices are heard, okay? So prevents information asymmetry and builds shared ownership of the solution. Okay, now let's read this question also. So यहाँ पे आपका काफी an independent, with ESIA with transparent sharing of finding is both legally sound. तो ये तो काफी आपके लिए important है. पहले जब यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ था कि इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हम करेंगे, तो आपने काफी जगह ये देखा होगा कि ये सबसे पहला एक स्टेप रहता है टू इंश्योर कि क्या हमको करना है डिसीजंस के लेके. तो एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट तो डेफिनेटली एक काफी इंपॉर्टेंट की टर्म था टू सी के ये पॉइंट इसमें आएगा ही. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी दिस. So Mr. X is a mid-level civil service official. She received confidential information about a contractor's history of poor workmanship and corruption allegations. So Mr. Y advised her not to disclose this information. So let's see, who amongst the following should Mr. X do now? What amongst the following should X do now? So immediately disclose the information to the project committee and the public. Recommend removing the contractor from the shortlist to protect the project's integrity. Propose a limited disclosure to an oversight committee while keeping the information confidential from the public for the time being. Okay, so this is what you will see here. 2 and 3 only. Option 1, not appropriate at this stage. Immediate public disclosure of unverified allegations could be legally problematic. Defamation, administratively
premature and could damage due process. Transparency must be balanced with procedural fairness. Allegations that are unproven cannot be immediately broadcast publicly. So this is correct. Recommending removal of the contracted from the shortlist is the most direct way to protect project integrity. The information, even if unverified publicly, is sufficient to trigger precautionary action within the selection process. This is within Mrs. X official remit. Now, option 3 is also correct. Proposing limited disclosure to an oversight committee is the appropriate middle path. It holds transparency within institutional channels, ensures the information is acted upon, and avoid the legal risk of unverified public disclosure. Oversight committee are designed precisely for this purpose. So this approach balances accountability, due process, and institutional integrity. So hallmark of ethical civil service conduct. So people, you can see कि 3 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड थे और काफी तीनों ही इजी थे. आई डू नॉट थिंक सो कि किसी भी एस्पिरेंट को जिसने भी ये पढ़ा है थोड़ा सा भी एथिक्स और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आंसर डूएबल है. थैंक यू सो वेरी मच.